Hello, friends. Now, after completing the fiscal federalism lectures, now I'll take your Indian polity lectures. So I'll be taking the Indian polity lectures. That is, we are taking all the topics related to Indian polity. So we'll take the theoretical topics in Indian polity which are required for you to understand the Indian constitution, Indian polity. Okay, so for Indian polity, you can take Lakshmikant. So Lakshmikant is the Bible of Indian polity. But we will also take those topics also which are not there in Lakshmikant also. ओके, लक्ष्मीकांत में नहीं भी हैं तो भी हम ऐसे टॉपिक्स भी कुछ हैं जो हम लक्ष्मीकांत में नहीं हैं फिर भी हम उनको पढ़ेंगे। तो हम बेसिकली जितने भी टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होने चाहिए फॉर इंडियन पॉलिटी, आई विल बी टेकिंग ऑल दोज लेक्चर्स वन बाय वन। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक। तो अगर आप लक्ष्मीकांत में जाएंगे तो पहला टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो हम सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो without doing any much delay, I'll be starting with the lecture of the lecture 1, and topic is Indian constitutional development. Okay, so so in this, so we'll taking this topic in many lectures, so many parts. Today or in this lecture we'll study the background of the Indian constitutional development, and then in the next subsequent lectures we'll be discussing with the various regulating as well as charter and councils and Government of India acts which actually led to डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का, तो थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में ले चलता हूँ। आपको ये बात तो पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान जो हमारे ब्रिटिशर्स है उनका रहा है, ठीक है ना। तो ब्रिटिशर्स ने जो भी ऐसे संविधान, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंड रेवेन्यू को कंट्रोल करने के लिए ऐसे कानून बनाए जो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे इंडिपेंडेंस तक जो फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा उसके ऊपर जो हमने प्रावधान लिए, बहुत सारे प्रावधान हमने जो अंग्रेज़ों ने विभिन्न जो एक्ट्स थे और कानून बनाए उनमें जो उन्होंने प्रावधान लिए, काफ़ी सारे प्रावधान हमने थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके अपने जो हमारे संविधान जो 1950 में अडॉप्ट किया गया उसके अंदर हमने ऐसे प्रावधान लिए, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से और कैसे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान या ऐसे एक्ट्स पास किए जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत मेजरली लार्जली इम्पैक्ट किया। तो आप जानते भी हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत सारे प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स के अराइवल से हम जाते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके बारे में हम देख लेते हैं। आप जानते हैं कि 1600 AD में, so you can say East India Company, British East India
कंपनी हैज़ अराइव्ड इन इंडिया। आप जानते हैं कि 1600 में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। एक्चुअली एक मर्चेंट एडवेंचरर्स थे, एक ग्रुप था मर्चेंट एडवेंचरर्स। इस ग्रुप ने स्थापना की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, विच वॉज एक्चुअली कॉल्ड, इसने स्थापना की थी लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी की। लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, इन लंदन इन 1600। सो दिस ग्रुप हैज़ एस्टैब्लिश्ड दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। ठीक है, इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। वेयर प्लेस इन लंदन। ग्रुप मर्चेंट एडवेंचरर्स। ठीक है, तो बेसिकली इस ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थापना हुई थी और इसका मेन उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडीज़ में। ईस्ट इंडीज़ में मतलब अगर आप ब्रिटेन से देखें तो उसके ईस्टर्न साइड में ट्रेड करना। ठीक है, तो मेजरली ईस्ट इंडीज़ में ट्रेड करने का मतलब कि ये ब्रिटेन में, चाइना में, इनमें ट्रेड करना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ये मकसद था कि ईस्ट साइड ऑफ द ब्रिटेन, यूरोप से बाहर निकलो और ईस्ट साइड ऑफ द वर्ल्ड में जाओ और वहाँ पे ट्रेड करो, जिसमें आपका इंडिया आ गया, देन चाइना आ गया। ठीक है, एंड डिफरेंट आपकी ये जो म्यांमार एंड ऑल दोज कंट्रीज़, म्यांमार, देन योर लाओस, कम्बोडिया, वियतनाम, ये सब जो भी कंट्रीज़ हैं। तो बेसिकली इसकी स्थापना हुई थी सुमात्रा, मलाया, मतलब पेनिनसुला, इन सब से ट्रेड करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। और इसको महारानी एलिजाबेथ टेलर से चार्टर मिला था। चार्टर मतलब राजलेख मिला था कि आपको 15 साल तक के लिए ट्रेड करना है। ठीक है, 15 साल तक के लिए आपको सो क्वीन एलिजाबेथ टेलर ने इनको 15 साल का चार्टर दिया था ट्रेड के लिए। तो दे हैव, तो इनको मोनोपोली थी ट्रेड की फॉर 15 ईयर्स। यानी कि केवल यही ग्रुप, मर्चेंट एडवेंचरर्स जो ग्रुप है, केवल यही ट्रेड करेगा विद इंडिया। तो इंडिया के साथ इसको ट्रेड के लिए 15 साल का चार्टर दिया गया था। ठीक है, तो सो दिस इज़ द बैकग्राउंड कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और मैं आपको बता दूं 1609 में, 1609 में विलियम हॉकिंस आए थे इंडिया इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। उस टाइम जहांगीर का शासन था 1605 से 1627 तक। जहांगीर जहांगीर का था 1605 से 1627 तक एंड 16 और विलियम हॉकिंस आए थे। ये क्यों आए थे? बेसिकली टू गेट सम ट्रेड कंसेशंस, कुछ कंसेशंस लेने और परमिशन लेने टू सेट अप अ फैक्ट्रीज यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देश इंडिया के साथ बेसिकली। तो विलियम हॉकिंस आए थे 1609 में। उसके बाद कैप्टन मिडल्टन ने अस्थाई मतलब टेम्परेरी फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है ना, मसूलीपट्टनम में 1611 में। एंड फाइनली इन 1613 सूरत में परमानेंट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। परमानेंट फैक्ट्री 1613 में इस्टेब्लिश हुई थी, ये हिस्ट्री है कुछ। और फिर थॉमस रो 1615 में। ठीक है ना, ये आए थे दोबारा जहांगीर की कोर्ट में। ये क्यों आए थे 1615 में? क्योंकि 15 साल का चार्टर मिला था। तो जेम्स दी फर्स्ट जो किंग थे ब्रिटेन के, इन्होंने थॉमस रो को दोबारा इसके चार्टर को रिन्यू किया था फॉर इंडेफिनिट
पीरियड, मतलब इंडेफिनिट पीरियड के लिए रिन्यू कर दिया था 15 साल बाद। तो 15 साल तक के लिए तो चार्टर मिला था इनको। तो 1615 में दोबारा थॉमस रो जो थे, ये अम्बेसडर थे, ये दोबारा जहांगीर की कोर्ट में गए थे टू सेटअप मोर फैक्ट्रीज, मतलब ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए, फैक्ट्रीज की स्थापना करने के लिए। तो उसके बाद उनको विलियम हॉक, ये क्या नाम है इनका, जहांगीर से इनको परमिशन मिल गई, जिसकी वजह से इन्होंने मसूलीपट्टनम में साउथ में एक फैक्ट्री लगाई, एक परमानेंट फैक्ट्री लगाई। एंड एक हरिनगर में लगाई, उड़ीसा, ठीक है ना, एंड सूरत में तो लगाई दी थी। सो दिस इज इन वेस्ट, दिस इज इन साउथ एंड दिस इज इन ईस्ट, ठीक है। उसके अलावा धीरे धीरे फिर इन्होंने फैक्ट्रीज़ की स्थापना बढ़ा दी, फैक्ट्रीज सेटअप करने लग गए, और बहुत जगह इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सब जगह इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की इंडिया में। काफ़ी सारे इनको इनके इवन इनको बॉम्बे मिला था। तो वो हिस्ट्री में हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि हम पॉलिटी पढ़े हैं। तो इनको बॉम्बे मिला था, चार्ल्स दी फर्स्ट थे, क्योंकि उनको पोर्टुगीज़ के साथ उन्होंने मैरिटल रिलेशंस किया था, तो एज ए डाउरी उनको मिला था चार्ल्स दी फर्स्ट को। उन्होंने फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को उस पर दे दिया था, उन्होंने रेंट पे दे दिया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी उनको रेंट पे करती थी, ठीक है। उसके अलावा इनको 1717 में फरमान मिला था, शाही फरमान। इससे पहले 1651 में इनको औरंगज़ेब ने बंगाल में ट्रेड करने के लिए परमिशन दी थी, फरमान दिया था इनको। उसके अलावा ज़मींदारी राइट्स मिल गए थे, सूतानदी और तीन तीन ऐसे सेंटर्स के, जो बाद में जाके जिनसे कलकत्ता की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1717 में इनको, जैसे मैंने बताया, इनको फरमान मिला था, शाही फरमान फ्रॉम फारूक सियार, जिसके माध्यम से ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, बंगाल में, मद्रास में एंड बॉम्बे में। तो बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ये एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इनमें प्रेसिडेंसीज बना दी थी अपनी। सो व्हाट दे हैव डन, they have set up their presidencies in बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। तो ये मेजर सिटीज़ थी, यहाँ पे इन्होंने प्रेसिडेंसी बना दी, और इन प्रेसिडेंसीज में वहाँ पे उन्होंने अपना गवर्नर अपॉइंट किया, डिप्टी गवर्नर था, और कुछ इनके सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे, ठीक है। तो गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर हर प्रेसिडेंसी में इन्होंने अपॉइंट किया था। तो इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड की वो मिल गई थी, परमिशन मिल गई थी 1717 में। और साथ में इनको दस्तक भी मिल गया था। दस्तक मतलब इनको ये पासेस इशू कर सकते हैं, अगर कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में प्रोडक्ट्स का, तो पासेस ये इशू कर सकते हैं फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, प्लस ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं ये, ठीक है। कोई भी सेल एंड परचेज होगी तो ड्यूटी फ्री होगी, कोई भी टैक्स पे इन्हें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बंगाल में भी इनको, तो इस तरीके से बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इसमें इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई। तो दिस इज़ स्मॉल बैकग्राउंड जो इनको मिल गई थी 1717 तक। हमने ये समझ लिया कि इनको ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी, और ट्रेड ड्यूटी फ्री, उसमें कोई टैक्स नहीं देना इनको, 1717 तक। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मेन चीज़ है, अब क्योंकि आप जानते हैं मेनली तो बंगाल से शुरू होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। वो क्यों होता है, क्योंकि बेसिकली क्या है ना, बंगाल बहुत ही रिसोर्स रिच था, बहुत ही रेवेन्यू जनरेटिंग डिस्ट्रिक्ट था, बहुत पैसा देता था मुग़ल साम्राज्य में। मुग़ल साम्राज्य में तो आप जानते ही हैं, अलग बहुत सारे ऐसे
ज़िले थे या ऐसे एरियाज़ थे जो मुग़ल साम्राज्य के अंडर में आते थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ था, जब औरंगज़ेब की डेथ होगी 1707 में, 1707 में, उसके बाद से आप जानते हैं लेटर मुग़ल्स जो थे बहुत वीक थे, है ना, कंपेरेटिव टू द प्रीवियस रूलर्स बहुत वीक थे, और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया। तो जो भी ऐसे टाउन्स थे जो इनके अंडर में थे, तो वो धीरे धीरे ऑटोनोमस होना शुरू हो गया, यानी कि उन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया, फ्री एंड ऑटोनोमस, कि वो डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं और वो फ्री हैं, ऑटोनोमस हैं, मतलब मुग़ल साम्राज्य के अंडर में नहीं आते। जिसमें से बंगाल भी एक था। तो बंगाल में थे मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान, है ना, मुर्शिद कुली खान, इन्होंने अपने आप को फ्री एंड ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया फ्रॉम दी मुग़ल एम्पायर। तो उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद आए शुजाउद्दीन नन सरफराज खान, ठीक है। तो ये उसके बाद अलीवर्दी खान, शुजाउद्दीन देन सरफराज खान, देन आए अलीवर्दी, एंड देन आए सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आप जानते हैं एक्चुअली क्या हुआ था। बंगाल के जो ये थे मुर्शिद कुली खान, इन्होंने अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दिया, ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया, और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया, द टाइटल ऑफ नवाब, टाइटल ऑफ नवाब, ठीक है। उससे पहले सूबेदार होते थे जो कि मुग़ल के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, मुग़ल एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, या मुग़ल गवर्नर आप कह सकते हो, सूबेदार या गवर्नर, जो मुग़ल गवर्नर वहाँ पे होते थे उस पर्टिकुलर टाउन में, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंसी थी बंगाल की, इसमें मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को नवाब डिक्लेयर कर दिया, टाइटल अडॉप्ट किया नवाब का। तो उसके बाद ये लेटर नवाब हुए शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो ये हमें इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सिराजुद्दौला। एक्चुअली क्या हुआ था, ब्रिटिश ने क्या किया था, क्योंकि ब्रिटिश को 1717 में ड्यूटी फ्री ट्रेड की परमिशन मिल गई थी, तो धीरे धीरे इनका ट्रेड बहुत बढ़ गया ब्रिटिशर्स का। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इनका जो टाइम था बहुत ही एक्सप्लोटेटिव था, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हुआ था इंडिया का इनके टाइम में बहुत, ब्रिटिश के टाइम में। क्योंकि क्या करते थे, ये रॉ मटेरियल्स यहाँ से इंडिया से ले जाते थे, और ब्रिटेन में फाइनल प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाके बेच देते थे। तो यहाँ की जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, लोकल बिजनेस है, वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गए, ख़राब हो गए, नष्ट हो गए, ठीक है। टोटल डिसइंटीग्रेशन हो गया ऑफ दी हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है। इस वजह से ही हुआ, क्योंकि ये क्या करते थे, इंडियन रेवेन्यू से ही इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को ख़रीदते थे, और वो ब्रिटेन में पहुंचा के फाइनल प्रोडक्ट्स बन के यहीं ला के बेचते थे। तो यहाँ का लोकल सब ख़त्म हो गया, सस्ते, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली आप जानते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था 1700 में, तो इंडिया में नहीं था ऑब्वियसली। तो तो बहुत ही जो फिनिश प्रोडक्ट था बहुत ही चीपर था एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया के जो मैनुअली जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, ठीक है। तो वो हिस्ट्री का टॉपिक है, तो विल नॉट गो इनटू डेल्व इनटू डिटेल्स ऑफ दोस थिंग्स, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। अब क्या हुआ, जो भी इन्होंने क्या किया यहाँ पे, जो भी इन्होंने बंगाल में इन्होंने जो भी अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई, चंदा नागौर में लगाई, बहुत जगह लगाई इन्होंने बंगाल में। तो इन्होंने क्या किया, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट किया उसका। फोर्टिफिकेशन मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उस फैक्ट्री को, क्या आपने फैक्ट्री की स्थापना की तो आप ऑब्वियसली उसको सिक्योरिटी भी देंगे ना। तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन लगाना शुरू किया, और उसको बोला फोर्ट विलियम। जैसे फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में लगाया था उन्होंने, जो कि फर्स्ट फोर्ट था इनका इन मद्रास, ऐसी फोर्ट विलियम इन्होंने लगाया इन बंगाल, ठीक है, इन कैलकटा एक्चुअली, ठीक है ना, कलकत्ता में।
तो क्या हुआ, फोर्ट विलियम इन्होंने लगाना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया। सिमिलरली फ्रेंच ने भी बनाना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला ने देखा कि इन्होंने इस तरीके से फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो सिराजुद्दौला ने बोला कि इट इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। तो सिराजुद्दौला ने फ्रेंच को वार्निंग दी, तो फ्रेंच वाले तो मान गए, बट ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, सिराजुद्दौला इज अटैक्ड द फोर्ट विलियम एंड कैप्चर द फोर्ट विलियम फ्रॉम ब्रिटिश। तो ब्रिटिश से फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया सिराजुद्दौला ने, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि, और साथ में एक ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ था। ब्लैक होल इंसिडेंट में इन्होंने कई ब्रिटिशर्स को, अराउंड 140 ब्रिटिशर्स को इन्होंने किसी काल कोठरी में बंद कर दिया था। एंड जब 2 दिन बाद उस काल कोठरी को खोला गया तो केवल 23-24 ही बचे हुए थे, बाकी सबकी डेथ हो गई थी ब्रिटिशर्स की। तो ये इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो सिराजुद्दौला ने किया था ब्रिटिशर्स के साथ, और जो ब्रिटिशर्स हार गए थे फोर्ट विलियम में, इसका बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो फोर्सेस हैं मद्रास से भेजी गई सिराजुद्दौला, मतलब ये इसको वो रिवेंज लेने के लिए और सिराजुद्दौला को हराने के लिए। तो रॉबर्ट क्लाइव आए और उन्होंने अटैक कर दिया सिराजुद्दौला के ऊपर। तो आप जानते हैं 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था इन 17, तो दैट इज बिटवीन दी रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, सिराजुद्दौला के कुछ सिपह सलार थे, उन्होंने बेईमानी कर दी, ठीक है ना। जैसे कौन थे, मीर जाफर, ये इनके मंत्री थे, इन्होंने बेईमानी करी। दुर्लभ राय थे, ही इज एक्चुअली कमांडर इन फोर्स, सेनापति थे, सेना के। दुर्लभ राय इनके महामंत्री थे, ठीक है। एंड जगत सेठ, इन लोगों ने बेईमानी करी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गए, बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड किल्ड, मार दिए गए। किसके द्वारा मारे गए सिराजुद्दौला? सिराजुद्दौला जो अलीवर्दी खान, इनके जो इससे पहले जो नवाब थे, उनके सन इन लॉ ने सिराजुद्दौला को मार दिया, ठीक है। सिराजुद्दौला मर गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बिठा दिया, क्योंकि बेईमानी की थी तो उसको रिवार्ड किया अंग्रेज़ों ने, मीर जाफ़र को गद्दी पे बिठा दिया। तो मीर जाफ़र गद्दी पे बैठ गए। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम बैठे, फिर दोबारा मीर जाफ़र आ गए थे। तो ये हायरार्की है, ठीक है। अब क्या था, बैटल ऑफ प्लासी से क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक लैंडमार्क था, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी जब ये हार गए बंगाल के नवाब, तो इससे ये तो कम से कम प्रूव हो गया कि जो ब्रिटिश, जो कि इंग्लिश थे, वो एक जो मान के चल रहे थे कि केवल ये एक रेवेन्यू करने के लिए आए हैं, मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एंड फैक्ट्री एक प्राइवेट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, तो वो करने आए हैं, तो वो तो नहीं ही करने आए हैं, इनको उद्देश्य कुछ और है, क्योंकि इन्होंने हरा दिया था सिराजुद्दौला को, सिराजुद्दौला मर गए उस युद्ध में। तो एक तरह से ये प्रूव हो गया था कि ब्रिटिश आर हेयर टू स्टे, यहाँ पे स्टे करने वाले हैं, और अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है ब्रिटिशर्स अपनी पावर इतनी बढ़ा लें कि ये धीरे धीरे कब्जा कर लें देश के अलग अलग क्षेत्रों पर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफ़र बैठे, मीर जाफ़र गद्दी पे बैठे, फिर बैठे मीर कासिम। मीर जाफ़र को हटा दिया क्योंकि मीर जाफ़र इनकी बात नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो फिर मीर कासिम को बिठाया, तो मीर कासिम ने भी क्या किया, मीर कासिम ने शाह आलम, जो उस टाइम मुग़ल गवर्नर थे, मुग़ल एम्परर थे, शाह आलम द्वितीय प्लस शुजाउद्दौला, ये जो थे उस टाइम के अवध के नवाब थे, नवाब अवध, इनके साथ पार्टनरशिप करके, इनके साथ पार्टनरशिप कर ली कि हम ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जान गए थे
मीर कासिम, कि ब्रिटिशर्स जो है ना पैसा जरूर कमा रहे हैं बट उनको उद्देश्य कुछ और है। लाइक ब्रिटिशर्स हैव नाउ बिकम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। ठीक है, केवल रेवेन्यू पावर ही नहीं है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी हो गए हैं। तो इसलिए मीर कासिम और शाह आलम टू एंड शुजाउद्दौला, इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स पर अटैक करने का प्लान बनाया। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव को पता चल गया। तो क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव मतलब ये ब्रिटिशर्स को पता चल गया, रॉबर्ट क्लाइव नहीं बोलूँगा क्योंकि उस टाइम रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे। तो उस टाइम क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर अटैक कर दिया, इन तीनों के ऊपर, मतलब तीनों के फोर्सेस के ऊपर, और जिस बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, एंड हार गए। किसके नेतृत्व में लड़ा था ये, ब्रिटिशर्स ने, हेक्टर मुनरो, और ये तीनों हार गए। सो दे हैव बीन डिफीटेड। डिफीट होने के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से इनको दीवानी राइट्स मिल गए बंगाल के। ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन का एकाधिकार, मोनोपली टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा गोज टू ब्रिटिश आफ्टर दी दैट इज ड्यू टू द आफ्टरमैथ ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। उसकी वजह से जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी तो उनको दीवानी राइट मिल गए थे। उससे पहले अभी तक केवल ट्रेड कर रहे थे, ये ड्यूटी फ्री ट्रेड कर रहे थे 1717 में। लेकिन उसके अलावा ट्रेड और भी, ऑब्वियसली ट्रेड तो सब कर सकते हैं ना, कोई भी कर सकता है इंडिया से, या और भी डच भी कर रहे थे, पोर्टुगीज़ कर रहे थे, सब कर रहे थे। बट अब इनको अधिकार मिल गया कि रेवेन्यू कलेक्शन यही करेंगे। ठीक है, दीवानी राइट्स। दीवानी, एक तो रेवेन्यू कलेक्शन होता है, निजामत होता है, दो चीज़ होती हैं, दीवानी एंड निजामत। दीवानी इज़ रेवेन्यू एंड निजामत इज़ योर जो भी आप क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो ये इनको मिल गया बैटल ऑफ बक्सर से 1764 में। और 1764 में आपको बता दूँ 1764 में आपके दीवानी राइट्स इनको मिल गए। उसके बाद ये जो रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की वहाँ पे बंगाल में, दैट इज़ द डायआर्की, डुअल गवर्नमेंट। अब डुअल गवर्नमेंट क्या है, डुअल गवर्नमेंट ये है कि रेवेन्यू राइट्स, कलेक्शन का राइट्स इनके पास है, बट निजामत किसके पास है, निजामत नवाब के पास है। ठीक है, निजामत नवाब भी करेंगे, यानी कि जो भी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स हैं वो अथॉरिटी नवाब के पास है। बट वो नवाब के पास भी नहीं है, वो किसके पास है, सूबेदार के पास, डिप्टी सूबेदार, जो कि इन्होंने ही अपॉइंट किया है, डेट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू दी ब्रिटिश। ठीक है ना, बट वो रिपोर्ट करेगा नवाब को, बट रिस्पॉन्सिबल टू दी ब्रिटिश। ठीक है, डिप्टी सूबेदार होगा, नवाब डायरेक्टली पावर होल्ड नहीं कर रहा है। नवाब जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है रेवेन्यू का, तो इनके पास ही है, कलेक्शन पैसा सारा इनके पास जाएगा। ये कुछ पैसा देंगे नवाब को इसमें से, जिससे नवाब जो है बाकी एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। क्या एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स वो चलाएगा। यानी कि कोई भी अगर क्राइम होता है तो वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल उसकी जिम्मेवारी है, डेवलपमेंट उसकी जिम्मेवारी है। सो ऑल थिंग्स गोज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस नवाब। बट वो नवाब की भी नहीं रहेगी, एक्चुअल अथॉरिटी होगी ब्रिटिश के अंडर में, क्योंकि डिप्टी सूबेदार उसको करेगा। डिप्टी सूबेदार इन्होंने अपॉइंट किया, जो कि हुई रिस्पॉन्सिबल टू दी ब्रिटिश। तो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नवाब की है पर अथॉरिटी ब्रिटिश की है। तो दिस इज़ दी डुअल गवर्नमेंट, जिसकी वजह से बंगाल में इतना एक्सप्लोटेशन हुआ कि क्योंकि रेवेन्यू ये कलेक्ट कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया, वाइड स्प्रेड करप्शन हुआ। इसकी वजह से रॉबर्ट क्लाइव ने जो लेकर आए थे डुअल गवर्नमेंट, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन हुआ कंपनी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो जो मालामाल हो गए, जो भी सारे इनके वो थे पदाधिकारी थे, ऑफिशियल्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दे बिकम वेरी रिच, क्योंकि बहुत रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइब्स वगैरह चलती थी उस टाइम। ब्राइब वगैरह कुछ भी, अगर आपको एक मान लीजिए नाला भी, कुआं भी खुदवाना है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइब दी जाती थी ब्रिटिश को, तभी नाला वो खुद सकता था कुआं भी। तो ये स्थिति हो गई थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्ट हो रही थी, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्होंने, कॉल्यूजन हो रहा था, बहुत सारा पैसा ये अपनी जेब में डाल रहे थे, और कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई थी। और इस लेवल तक बैंकरप्ट हो गई कंपनी कि इनको ब्रिटेन से भीख मांगनी पड़ी कंपनी को, कि हमें पैसा चाहिए, नहीं तो हम रन नहीं कर पाएंगे अपने अफेयर्स को। वो हुआ 1773 में।
इन्होंने पैसा मांगा ब्रिटेन से 1773 में, और तभी आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, क्योंकि ये टाइम था जो वहाँ की गवर्नमेंट ने फील किया, यानी क्राउन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्राउन रूल ने फील किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फील किया कि इट इज़ द राइट टाइम टू टू पुट द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी अंडर इट्स कंट्रोल, अपने कंट्रोल में लेके आया जाए, क्योंकि पैसा भी मांग रहे थे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपने अफेयर्स को रन करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ कंट्रोल किया जाएगा, अदरवाइज़ ये तो बहुत ही स्थिति गंभीर होती जा रही है, क्योंकि पैसा सारा ख़त्म हो गया है और इनके पास पैसा नहीं बचा अफेयर्स रन करने के लिए, और बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं करप्शन की और मिस एडमिनिस्ट्रेशन की, मिस गवर्नेंस की। इवन अवध के नवाब ने भी चिल्लाया था कि बहुत ज़्यादा मिस गवर्नेंस हो रहा है। अवध के नवाब ने कंप्लेंट की थी, ठीक है, मिस गवर्नेंस का आरोप लगाया था इनके ऊपर, ब्रिटिशर्स के ऊपर बंगाल में। अवध में भी ऑब्वियसली अवध में नवाब का ही रूल था, बट वो इनकी थी, सेना इनकी होती थी, मतलब हमें प्रोटेक्शन तो यही देंगे। तो ये तो इन्होंने धीरे धीरे अनेक्सेशन तो कर ही लिया था सभी टेरिटरीज़ का, धीरे धीरे ये कर ही रहे थे, और अवध का भी कर लेंगे स्लो 1800 में ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नेंस, है ना। तो जो भी है क्योंकि करप्शन, वाइड स्प्रेड करप्शन और मिस एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, मेल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करके भेजा, ताकि कुछ अफेयर्स, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी कैन बी पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ द क्राउन रूल, और द ब्रिटिश अपने अंडर में लेके आ सके, कुछ कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रेगुलेटिंग एक्ट से पढ़ेंगे, जो कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये तो बैकग्राउंड था। अभी हमें मोटे तौर पे इन सारे एक्ट्स के बारे में समझना है, इनके पॉइंट्स को समझना है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।